सभी को नमस्कार। विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं गौरी शंकर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं शिक्षण अभिरुचि के अंदर अधिगम जो टॉपिक है उससे महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी बनते हैं उस पर चर्चा करेंगे। और दूसरा हमारा टॉपिक है नेतृत्व। नेतृत्व से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। और तीसरा टॉपिक है सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलते हैं। आज का पहला प्रश्न, एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होता है? एक अच्छे शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण कौन सा होता है? विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, या उसका अच्छा संप्रेषण कौशल होना चाहिए, या सी नंबर विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखना चाहिए, या प्रभावी नेतृत्व का गुण होना चाहिए। एक अच्छे शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण कौन सा होना चाहिए? तो एक अच्छे महत्वपूर्ण शिक्षक एक शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण होता है अच्छा संप्रेषण कौशल, यानी इसका कम्युनिकेशन है, जो बच्चों के साथ बातचीत का जो तरीका होता है वो होता है कम्युनिकेशन, उसे बोलते हैं संप्रेषण। तो बच्चों के साथ उसका संप्रेषण क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, जिससे बच्चों के साथ जो अंतः क्रिया करें वो प्रभावी ढंग से हो सके। तो एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होता है? अच्छा संप्रेषण कौशल। नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा प्रश्न है हमारा, एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए। ए नंबर है प्रगतिशील भूमिका में, बी नंबर प्रभुत्ववादी भूमिका में, सी नंबर प्रजातांत्रिक भूमिका में, या डी नंबर प्रभावशाली भूमिका में। इसमें से कौन सा उत्तर आना चाहिए? एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए, किस प्रकार का कार्य करना चाहिए? प्रगतिशील भूमिका में, या प्रभुत्ववादी में, या प्रजातांत्रिक में, या प्रभावशाली भूमिका में। तो इसमें राइट आंसर है हमारा प्रजातांत्रिक भूमिका में। सी नंबर जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर है। एक शिक्षक को कक्षा में कार्य कैसा करना चाहिए? प्रजातांत्रिक भूमिका के रूप में। प्रजातांत्रिक अर्थ है बच्चों के जो मैसेज है, बच्चों के जो पूछने वाले प्रश्न है या उनकी जिज्ञासाएं हैं, उनको शांत करते हुए उनके अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। तो प्रजातांत्रिक भूमिका है, ऐसा कार्य एक शिक्षक को कक्षा में करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, एक प्रभावी शिक्षक वह है एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है, क्या कर सकता है? एक नंबर कक्षा पर नियंत्रण करना, ये प्रभावी शिक्षक है, या कम समय में अधिक सूचना देना, ये प्रभावी शिक्षण है। जो सी नंबर है विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, वो प्रभावी शिक्षक होता है, या दत्त कार्य को ध्यानपूर्वक जांचना। इसमें से एक प्रभावी शिक्षक क्या कर सकता है? तीसरा प्रश्न है, उसका उत्तर कौन सा आना चाहिए? एक प्रभावी शिक्षक क्या करता है? सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। एक प्रभावी शिक्षक है वो विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है, मोटिवेट करता है, उनको प्रेरणा देता है सीखने के लिए कि आप अगर अच्छा सीखेंगे तो आप एक अच्छे मुकाम पर पहुंचोगे। तो मोटिवेट वो करता रहता है, पढ़ाने के साथ साथ में उसे अभिप्रेरित करता रहता है। तो एक प्रभावी शिक्षक वह है जो विद्यार्थियों को सीखने के लिए क्या करे? मोटिवेट करे, अभिप्रेरित करे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? आप यहां ध्यान दें, नहीं है पूछा है। निम्न में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? ए नंबर स्वेच्छाचारी, बी नंबर जनतांत्रिक, सी नंबर सहानुभूतिपूर्ण, और डी नंबर वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो एक अच्छे शिक्षक की या अच्छे शिक्षण की विशेषता कौन सी नहीं है? उसे जनतांत्रिक होना चाहिए, यानी प्रजातांत्रिक होना चाहिए,
उसका व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। वांछनीय सूचना यानी अच्छी सूचनाएं हैं वो देने वाला होना चाहिए। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए वो है स्वेच्छाचारी, यानी वो खुद चाहता है कि मैं जैसा समझूं या मैं जैसा उचित समझूं वैसा ही करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वेच्छाचारी उसका व्यवहार नहीं होना चाहिए। अच्छे शिक्षण की विशेषता जनतांत्रिक है, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार उसका है कि बच्चों के साथ सहानुभूति से व्यवहार करे, उनके विचारों को समझे, उन बच्चों की भावनाएं उनको समझ के अकॉर्डिंग उनसे व्यवहार करें। और वांछनीय सूचनाएं देने वाला भी होना चाहिए। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए। ए नंबर है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट पर्सन, एक आदर्श अध्यापक को एक आदर्श अध्यापक को एकाग्रचित होना चाहिए। शिक्षण विधि पर, बी नंबर सीखने वाले विषय पर, या सी नंबर छात्र और उनके व्यवहार पर, या डी नंबर उपरोक्त सभी, यानी ऊपर जो लिखे हुए हैं वो सभी सही है। तो 5 नंबर का कौन सा उत्तर आना चाहिए? एक आदर्श अध्यापक को एकाग्रचित होना चाहिए। शिक्षण विधि पर यानी पढ़ाने की जो विधि है उसको भी ध्यान रखना चाहिए। सीखने वाले विषय पर उस पर भी एकाग्रचित्ता होनी चाहिए। छात्र और उनके व्यवहार है उसको भी जांचने वाला या परखने वाला होना चाहिए। यानी उपरोक्त सभी जो है कथन वो सत्य है। तो डी नंबर ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो एक आदर्श अध्यापक को एकाग्रचित होना चाहिए, इन सभी के प्रयोग करते हुए हमें शिक्षण करवाना चाहिए। तो डी नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी राइट आंसर है। नेक्स्ट पर्सन, जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से, यानी देखिए विविध पृष्ठभूमि से अलग अलग जगह से जो विद्यार्थी आए हुए हैं और अलग अलग जो समाज से आए हुए हैं, विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हो, वहां एक प्रभावी शिक्षक क्या कर सकता है? मान लो कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, अलग अलग धर्मों के विद्यार्थी आते हैं, तो वहां जो शिक्षक है प्रभावी शिक्षण कैसे करवाएगा? समूह में व्यक्तिक भिन्नता, समूह में व्यक्तिक भिन्नता को बताने के लिए उसकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। ये अलग अलग बताएगा, ये अलग है, ये अलग है, इस तरह की। या वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुंच सके। यानी कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होंगे जो पिछड़े क्षेत्र से आते होंगे, तो उन क्षेत्रों में से विकास कैसे करना है ऐसा बताते हुए कहेंगे। या सी नंबर सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा। और सांस्कृतिक जानकारी मतलब जो जहां से जिस पृष्ठभूमि से आता है उसको न देख के एक श्रम मान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। श्रम मान्य जैसा उसका व्यवहार है सभी के साथ, उस तरह का व्यवहार करेगा। या डी नंबर समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा। ये अलग अलग जो विद्यार्थी जिस क्षेत्र से जिस पृष्ठभूमि के है उसका एक ग्रुप अलग बना दिया, फिर एक ग्रुप अलग बना दिया, इस तरह का समूह बनाएगा, उन्हें एक साथ रखे। या समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा। इस तरह में से कौन सा ऑप्शन है जो विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हैं वहां एक प्रभावी शिक्षक क्या करेगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो राइट आंसर है? यानी जिस कक्षा में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हो वहां एक प्रभावी शिक्षक क्या करेगा? तो सी नंबर ऑप्शन सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा वो, और सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। तो 6 नंबर जो हमारा प्रश्न है उसका राइट आंसर है सी नंबर। अच्छी तरह से इसको देख लेना। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होता है? देखिए पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में, जैसे शिक्षक है कक्षा को पढ़ा रहा है, तो सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होता है? ए नंबर शिक्षण तकनीक पर, यानी जो पढ़ाने का जो तरीका है, नई टेक्निक है, उस पर ध्यान होगा उसका। या व्यक्तिक विविधता, यानी बच्चे अलग अलग विभिन्न तरीके के व्यक्ति होते हैं, यानी व्यक्तिक भिन्नता, यानी बच्चों की जो
अलग अलग मानसिकता है उनको ध्यान रखते हुए पढ़ाएं, या शारीरिक क्षमता, या 3 नंबर पारिवारिक स्थिति, किसका ध्यान रखेगा? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? इसमें ऑप्शन आपके सामने है। 7 नंबर प्रश्न है और इसका राइट आंसर है बी नंबर, व्यक्तिक भिन्नता। क्योंकि जब शिक्षक पढ़ाता है तो उस कक्षा में कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो प्रतिभाशाली भी हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो बहुत कम समझते हैं। तो वो क्या क्या पढ़ाने में इस तरह का प्रयोग करेगा ताकि सभी को एक साथ चल के या एक साथ रह के उनको अच्छी ढंग से पढ़ा सके। तो वो ये जानने का प्रयास करेगा कि अलग अलग बच्चे की समझ है उनको कैसे पढ़ाया जाए। तो मनोवैज्ञानिक जो तथ्य है वो ये कहता है कि अलग अलग जो विद्यार्थी जो सोच रखते हैं, जो समझ रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग उस उन बच्चों के व्यवहार को जानकर हमें अच्छी तरीके से शिक्षण देना होता है। नेक्स्ट प्रश्न, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के हैं वो गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यानी एक शिक्षक है वो ये समझ रहा है कि लड़के होते हैं वो गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, ऐसा वो स्वाभाविक रूप से मान रहा है, तो यह दर्शाता है कि अध्यापक क्या है, लिंग पक्षपाती है, या शिक्षाप्रद है, या सही दृष्टिकोण वाला है, या नीतिपरक है। उसका दृष्टिकोण कैसा है? इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? 8 नंबर प्रश्न है। इसका मतलब जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के हैं वो गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो यह दर्शाता है कि वो लिंग पक्षपाती है। ए नंबर ऑप्शन है वो राइट आंसर है। क्या दर्शाता है? लिंग पक्षपाती। नेक्स्ट प्रश्न, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। एक शिक्षक है उसको क्या होना चाहिए? साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है, अब साधन संपन्न का अर्थ क्या है? एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, तो साधन संपन्न होने का अर्थ क्या है? उसको पर्याप्त धन संपन्न होना चाहिए, यानी उसको इतना धन होना चाहिए, यानी पर्याप्त धन संपन्न होना चाहिए, ये बात है। या बी नंबर, उसके उच्च अधिकारियों से संपर्क होने चाहिए, उच्च अधिकारियों से। इसलिए कहा गया है कि साधन संपन्न होना चाहिए। या सी नंबर, उसे अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, ये बात कही गई है। उसका अर्थ मतलब साधन संपन्न का अर्थ पूछा है। डी नंबर, विद्यार्थियों के बीच उसकी अच्छी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, उसका मान सम्मान अच्छा होना चाहिए। इसमें से राइट आंसर कौन सा है? एक शिक्षक को साधन संपन्न होने का अर्थ इसमें क्या बता रहे हैं, क्या होना चाहिए? एक शिक्षक को साधन संपन्न होने का अर्थ है सी नंबर, उसे अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। उसके पास इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए जो कि विद्यार्थियों की जो समस्याएं हैं उनको हल कर सके। इसका मतलब है कि उसको वो अपने आप में साधन संपन्न व्यक्ति है या साधन संपन्न शिक्षक है। नेक्स्ट प्रश्न, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब ए नंबर, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, तब सीखते हैं। या शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, तब अच्छा सीखता है। या वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। या डी नंबर, वे श्यामपट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। यानी बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा राइट आंसर है? राइट आंसर है ए नंबर, वे विभिन्न गतिविधियों में एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, तो वो बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन है वो हमारा
राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट पर्सन, आपके लेख को आपके जो मित्र है वो अपने नाम से प्रकाशित करता है। आपके लेख को आपके मित्र अपने नाम से प्रकाशित करता है तो आप क्या करेंगे? कोई आपने लेख लिखा है, उस लेख को अपने मित्र है आपका, वो प्रकाशित करता है अपने नाम से, तो आप क्या करेंगे? उसके खिलाफ लिखा पढ़ी करेंगे, या बी नंबर सबके सामने उसकी आलोचना करेंगे, या सी नंबर भविष्य में किसी के साथ ऐसा न करने के लिए चेतावनी देंगे, या डी नंबर शांति से उससे बात करके उसे उसके व्यवहार का ज्ञान करवाएंगे। ध्यान रखना, इस तरह के प्रश्न जब भी करो तो आप अपने आप को शिक्षक मान के करें। ये कहना चाहता है, आप एक शिक्षक है, आपके लेख को आपके एक मित्र है, आपका एक शिक्षक मित्र है, उसने क्या है अपने नाम से अखबार में छपवा दिया। लेख आपने लिखा था लेकिन वो अपना नाम उन्होंने नाम देके और अखबार में छपवा दिया, तो आप क्या करेंगे? उसके खिलाफ लिखा पढ़ी करेंगे, या सबके सामने उसकी आलोचना करेंगे आपने ऐसा क्यों किया, या सी नंबर भविष्य में किसी के साथ ऐसा न करने की चेतावनी देंगे, या डी नंबर शांति से उससे बात करके उसे उसके व्यवहार का ज्ञान करवाएंगे कि आपने गलत किया। तो इसका उत्तर है डी नंबर, शांति से उससे बात करके उसके व्यवहार का ज्ञान करवाएंगे कि आपने जो किया है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि लेख मैंने लिखा था, आप भी लिख सकते थे, आप भी कर सकते हो, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। आप उसको बताते समझाते, हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो समझ के अपना खुद का लेख भी लिखे। तो क्या करना है, शांति से उससे बात करें और उसके व्यवहार का ज्ञान करवाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, विद्यालय में पूर्ण अवकाश की घंटी बजने के बाद, देखिए विद्यालय में पूर्ण अवकाश यानी मतलब हम लोकल भाषा में कहते हैं सारी छुट्टी होगी, है ना? तो पूर्ण अवकाश की घंटी बजने के बाद आप, यानी आप शिक्षक हैं, आप क्या करेंगे? ए नंबर, तुरंत घर चली जाएंगी अगर शिक्षिका है तो, या घर चले जाएंगे शिक्षक है तो, या बी नंबर साथियों से गपशप करेंगे, बातें करेंगे, या सी नंबर छात्रों को जाने के बाद, यानी छात्रों के जाने के बाद ही जाएंगे आप, या डी नंबर अधूरे कार्य को पूर्ण करने के बाद ही जाएंगे। तो आप शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? ये प्रश्न है हमारा 12 नंबर। 12 का कौन सा आना चाहिए? जब बच्चे सारे चले जाएंगे उसके बाद ही हम घर जाएंगे। सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर है, क्योंकि शिक्षक का कर्तव्य है कि जब बच्चे आए हैं आपके स्कूल के अंदर, तो जैसे बच्चे कोई रह ना जाए, कहीं बाथरूम में कोई गया हुआ है वो ना गया है या घर नहीं गया है, कहीं फिसल के कहीं गिर न गया हो, तो ये सारी चीज़ देख के मैनेज करके आप सब चेक करवाने के बाद में स्कूल, उसके बाद में क्या है घर जाओ। तो ये बच्चों बच्चों के लिए आपकी जिम्मेवारी बनती है। वो शिक्षक माता पिता से बढ़ के है, क्योंकि माता पिता आपके पास बच्चों को इसलिए भेजते हैं कि आप उनके गुरु हैं और उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, और उनको शिक्षा देने का अर्थ ये पढ़ाना नहीं है, उसको एक अच्छा नागरिक बनाना है। जिस शिक्षक ने अगर अपने गुणों से, अच्छे आदर्शों से एक बच्चे को समाज के निर्माण में योगदान देने के लिए बना दिया, या हम कहें देश के लिए तैयार कर दिया, तो समझ लेना उस शिक्षक का कर्तव्य है वो पूरा हो गया। तो शिक्षक का कर्तव्य है कि छात्रों के जाने के बाद ही वो घर जाएं। नेक्स्ट पर्सन, आपकी राय में जीवन का मुख्य सिद्धांत क्या होना चाहिए? देखिए शानदार प्रश्न बनाया है। आप कोई भी मान लो कोई व्यक्ति हो, आपकी राय में जीवन का मुख्य सिद्धांत क्या होना चाहिए? ये कोई शिक्षक पे नहीं बनता कि शिक्षक ही ऐसा करे, आप सामान्य जितने भी हो उन सभी के लिए प्रश्न बनता है। क्या होना चाहिए? प्रतिष्ठित पद और शक्ति प्राप्त करना है जीवन, कि मैं एक बड़ा सा पद प्राप्त करूं और उसके बाद मेरे पास इतनी शक्तियां होनी चाहिए कि जो मैं करना चाहता हूं वही करें, या कठिन श्रम और धनवान बनना है, या गरीबों और असहायों की मदद करना है, और या प्रत्येक वस्तु की प्रशंसा करना है।
आपकी राय में जीवन का मुख्य सिद्धांत क्या होना चाहिए? जीवन का मुख्य सिद्धांत क्या होना चाहिए? एक कॉमन सा प्रश्न है, ये कोई शिक्षक के लिए नहीं है, आम नागरिक के लिए भी है। आप एक सामान्य एक व्यक्ति के रूप में भी इस प्रश्न को हल कर सकते हो। जीवन का मुख्य जो सिद्धांत क्या होना चाहिए? हमें गरीबों और असहायों की मदद करना चाहिए। ठीक है, प्रतिष्ठा पद पाना, लेकिन शक्ति का प्रयोग करना कोई जरूरी नहीं है। हाँ, कठिन श्रम करे और धनवान बनना, प्रत्येक वस्तु की प्रशंसा करना, लेकिन कौन सा आना चाहिए? आप कह रहे हैं जीवन का मुख्य सिद्धांत होना चाहिए कि हमारे पास इतना होना चाहिए कि हम किसी गरीब की मदद कर सकें, और जो असहाय लोग हैं उनकी हम सेवा कर सके, मदद कर सके। इतना तो हमें अपने आप को बनाना है। जीवन का जो मुख्य सिद्धांत है वो क्या होना चाहिए? गरीब जो भी है उनकी हम मदद कर सकें, या असहाय है उन सभी की हम मदद कर सकें। नेक्स्ट पर्सन, खेल में जीतने वाले खिलाड़ी के प्रति आपका व्यवहार क्या हो? खेल में एक खिलाड़ी है, वो जीत जाता है, तो आपका व्यवहार उसके प्रति कैसा होगा? ईर्ष्या करेंगे, या सराहना करेंगे, या प्रतिद्वंदियों को उसे नीचा दिखाने की सलाह देंगे, या उदासीन हो जाएंगे? आपके अकॉर्डिंग आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए उसके प्रति? खिलाड़ी के प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? आप शिक्षक होने के नाते उसकी सराहना करेंगे, बच्चे की प्रशंसा करेंगे, और उसे मोटिवेट करेंगे, उसने बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि वो एक एक बच्चा जो जीतता है, तो उससे नए बच्चे उससे प्रेरित होते हैं। क्योंकि हम उसका मान सम्मान करेंगे, तो बच्चे भी ये प्रेरित होंगे कि इस तरह का ऐसा व्यवहार करने से, या ऐसा कुछ बनने से, या ऐसा खेलने से अच्छा करेंगे, तो हमारी सराहना हो रही है, तो क्यों ना मैं भी ऐसा कर पाऊँ। तो इसी तरह का खेल में जीतने के बाद खिलाड़ियों के प्रति शिक्षक का व्यवहार भी क्या होना चाहिए? सराहना करने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट पर्सन, एक विद्यालय का नेता होता है, एक विद्यालय उसका नेता कौन होता है? अध्यापक, बी नंबर छात्र, सी नंबर प्रधानाध्यापक, या डी नंबर इनमें से कोई नहीं। विद्यालय का नेता कौन होता है? हम्म विद्यालय का नेता होता है सी नंबर प्रधानाध्यापक। कक्षा का नेता कौन होता है? अध्यापक। घर का नेता कौन होता है? आपका घर है, उसमें उस घर का नेता कौन होगा? आपके पिता हो सकते हैं, अगर दादा है तो दादा होंगे। ठीक। जो बड़े बुजुर्ग उस घर को चलाते हैं, वो क्या होता है? उस किसी भी संस्था, उस घर का, उस स्कूल का जो मैनेज करता है, उस स्कूल को जो चलाता है, जो बड़ा है, वो क्या होगा? विद्यालय का नेता होगा। कक्षा का नेता अध्यापक होगा, और घर का नेता पिता हो सकता है, दादा हो सकता है। इस तरह के आप हमेशा ध्यान रखेंगे इन प्रश्नों को। तो एक विद्यालय का नेता कौन होता है? प्रधानाध्यापक। नेक्स्ट प्रश्न, नेता के लिए किस विषय का ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक है? ये अभी जो पीटीईटी का एग्जाम हुआ था, इसमें ये प्रश्न आया था कि नेता के लिए किस विषय का ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक होता है? मनोविज्ञान का, राजनीति का, सी नंबर सम्मोहन शक्ति का, जो डी नंबर प्रभावी वक्तव्य का। वक्तव्य मतलब बोलने का, प्रभावी वक्तव्य का। नेता को कौन सा गुण है जो सर्वाधिक आवश्यक भी है? तो कौन सा होना चाहिए? इसका उत्तर है ए नंबर मनोविज्ञान का। देखो, राजनीति का ज्ञान तो होना ही चाहिए, इसके अलावा प्रभावी वक्तव्य का भी ज्ञान होता, सम्मोहन शक्ति का कोई जरूरी नहीं। ठीक है, राजनीति का ज्ञान जरूरी है, उसे राजनीति के बारे में पता होना चाहिए। प्रभावी वक्तव्य यानी बोलने का उसको तरीका आना चाहिए, लेकिन बोलना क्या है, किस तरह का है, कौन सामने खड़ा है, किस तरह का हमें अपने विचारों को प्रभावी रूप से बोलना है, कौन व्यक्ति कैसा मानने वाला है, किसको हम कैसे समझें, उनके लिए जरूरी है कि मनोविज्ञान का ज्ञान हमें होना चाहिए। मनोविज्ञान हमें ये सिखाता है
कि कोई व्यक्ति कैसा है और उसको कैसे समझ सकते हैं। तो जो समझने की शक्ति प्रदान करता है या हमें समझने के जो विचार देता है वो देता है मनोविज्ञान। तो हमारा राइट आंसर हुआ ए नंबर। नेक्स्ट पर्सन, शिक्षण के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करता है? यानी शिक्षण के किस गुण की, आप यहां लिखिए शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? कौन सा गुण है जिसकी बच्चे सबसे ज्यादा प्रशंसा करते हैं? शारीरिक सौंदर्य की, शिक्षक बहुत अच्छा है, सुंदर है, इस गुण की प्रशंसा सबसे ज्यादा होती है? या मित्रतापूर्ण व्यवहार की, कि जो सर पढ़ाते हैं हमें या जैसे भी जितने भी मैडम हैं वो पढ़ाते हैं तो उनका जो व्यवहार है वो मित्रतापूर्ण है, इसलिए इसकी सर्वाधिक प्रशंसा होती है? या प्रभावी शिक्षण की, कि पढ़ाने का इनका तरीका इतना अच्छा है कि हम सभी को समझ में आ जाता है, इस गुण की सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? या डी नंबर, छात्रों की पिटाई न करने की, कि वो शिक्षक है या शिक्षिका है वो मारते नहीं है, पिटाई नहीं करते, इसलिए वो सबसे अच्छे। तो इसमें से कौन सा गुण है शिक्षक का जो सर्वाधिक प्रशंसा योग्य है? इसमें आप समझ गए होंगे अब कैसा होना चाहिए प्रभावी शिक्षण का। जो शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो उस गुण की कितना भी चाहे सुंदर ना हो तो भी इस गुण की परिभाषा हमेशा दी जाती है कि पढ़ाते बहुत अच्छे हैं। तो प्रभावी शिक्षण है उसकी सबसे ज्यादा प्रशंसा होती है। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट पर्सन, नेतृत्व गुण सामाजिक मनोविज्ञान का प्रत्यय है जो प्रत्येक परिस्थितियों पर लागू होता है, अतः इसका संबंध है। नेतृत्व गुण सामाजिक मनोविज्ञान का प्रत्यय है जो प्रत्येक परिस्थितियों पर लागू होता है, अतः इसका संबंध है। ए नंबर, संस्कृति के संरक्षण से, बी नंबर, धार्मिक मूल्यों के विकास से, या सी नंबर, सामाजिक मूल्यों के विकास से, या डी नंबर, समुदाय के मार्गदर्शन से। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? ये 18 नंबर क्वेश्चन है। नेतृत्व गुण है, जो नेता होता है उसमें कौन सा गुण सर्वाधिक प्रभावशाली होता है? कि वो समुदाय के मार्गदर्शन है वो करता रहे, यानी जिस समुदाय का वो उसे नेतृत्व करना है, जैसे शिक्षक है उसका नेतृत्व करता है बच्चों का, तो बच्चों को समझना, उसका विकास करना, उसकी प्रगति करवाना, ये उसका कार्य होता है। समुदाय के मार्ग का दर्शन करना यानी उसका मार्ग प्रशस्त करना, या यूं कहें कि उस मार्ग पर चलाने के लिए उसे योग्य बनाना। तो जो नेता होता है, नेता का ये गुण सर्वाधिक प्रशंसा योग्य भी है। तो नेतृत्व गुण सामाजिक मनोविज्ञान का प्रत्यय है जो प्रत्येक परिस्थितियों पर लागू होता है, तो वो है समुदाय का मार्गदर्शन। यानी जिस समुदाय का नेता है, समुदाय का मतलब ये नहीं है वो जाति विशेष से, समुदाय का मतलब है जिस फील्ड में वो काम कर रहा है उस फील्ड का नेतृत्व जो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उस समुदाय का, उस क्षेत्र में जो जुड़े हुए उन लोगों का विकास किस तरह से करेगा और उन्हें अपने मार्ग में आने वाली बाधाएं हैं उन बाधाओं को वो कैसे दूर करेगा और उनको सही मार्ग पर लाने का कार्य वो किस तरह से करेगा और उन्हें उन्नति के मार्ग पर किस प्रकार से उसे पहुंचाएगा, यानी मार्गदर्शन वो करता रहेगा। तो समुदाय का मतलब है जिस फील्ड का, जिस क्षेत्र में वो नेता है तो उस क्षेत्र का मार्गदर्शन करेगा, उस समुदाय का मार्गदर्शन करेगा। नेक्स्ट पर्सन, नेतृत्व केवल उस व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है जिसमें गुण हो, यानी ये कहना चाहता है कि नेता, सभी नेता नहीं बनते, तो नेतृत्व केवल उस व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है जिसमें गुण हो। कौन से गुण है जिसके कारण वो अच्छे एक नेता बन सकते हैं? तो उच्च आदर्शों वाला, यानी नेतृत्व उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसमें गुण हो उच्च आदर्शों का, बी नंबर प्रतिष्ठा का, या सी नंबर सामान्य व्यक्ति जैसा, या डी नंबर क्रूरता का। तो डी नंबर तो नहीं होगा, क्रूरता का तो व्यवहार करेंगे तो
बन ही नहीं पाओगे नेता। उसका गुण कौन सा होना चाहिए? ए नंबर ऑप्शन, उच्च आदर्शों का गुण होना चाहिए। क्योंकि नेतृत्व जो करता है उसमें आदर्श गुण होने चाहिए, क्योंकि उसी को देखकर, उसी को समझकर है वो जो उनके अनुयायी है, या यूं कहें कि जो उस समुदाय का नेतृत्व कर रहे हैं, वो उन्हीं को नेता बनाया है, जिसमें ये सोचते हैं कि वो हमें अच्छे मार्ग पर लेके जाएंगे। अगर उसका आदर्श या उसका जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं होगा, तो उनको आज से अच्छी मंजिल तक या आगे तक नहीं पहुंचा पाएगा। तो नेतृत्व उस व्यक्ति द्वारा जिया जाता है जिसमें गुण कैसा होना चाहिए? उच्च आदर्शों का गुण होना चाहिए। नेक्स्ट पर्सन, एक बड़े समूह में नेता होता है। एक बड़ा समूह है, उसका नेता होता है। नेता कहाँ होगा? समूह से दूर होगा, या बी नंबर, समूह के केंद्र में होगा। ये एक समूह है, इसके बाहर बाहर जितने भी, तो यहां होगा, या समूह के केंद्र में, या समूह में कहीं भी हो सकता है, या समूह से दुरुस्त छोर पर होगा। एक बड़े समूह में नेता कहाँ होता है? समूह के केंद्र में, क्योंकि वो सबके विचारों को सुनता है, सबके विचारों को सुनता है, सबके विचार सुन के एक ऐसा नियम बनाता है, वो उनसे पूछ के सभी जो उन विचारों से सहमत होते हैं वो वही कार्य करता है। तो नेता केंद्र में, यानी समूह के केंद्र में होता है, ये ध्यान रखिए आप। बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट पर्सन, बाल्यावस्था के बाद सृजनशीलता का विकास ज्यादा किन में होता है? देखो, सृजनशीलता का जो प्रारंभ है वो बाल्यावस्था में होता है। सृजनशीलता का प्रारंभ कहां से होता है? बाल्यावस्था से होता है। बाल्यावस्था के बाद चरम जो उत्कर्ष होता है वो सृजनशीलता का वो होता है 30 वर्ष। उसके बाद में सृजनशीलता है उसका विकास या तो स्थिर रह जाता है या धीरे धीरे ना वो कम हो जाता है। तो ये कह रहे हैं बाल्यावस्था में सृजनशीलता का विकास ज्यादा किन में होता है? और बाल्यावस्था होती है उसमें सृजनशीलता का विकास लड़कियों में ज्यादा होता है। तो इसमें ये कहता है बाल्यावस्था के बाद, बाद की अवस्था है उसमें सृजनशीलता का विकास किन में होता है? लड़कों में या लड़कियों में, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। 21 नंबर का कौन सा होना चाहिए? तो बाद में क्या होता है? लड़कों में सृजनशीलता ज्यादा होती है। प्रारंभ में सृजनशीलता है वो लड़कियों में ज्यादा होती है, और 30 वर्ष के बाद इसमें स्थिरता आ जाती है सृजनशीलता में, या कमी आ जाती है। और बाल्यावस्था में लड़कियों में सृजनशीलता अधिक होती है और बाद में लड़कों में अधिक होती है। नेक्स्ट पर्सन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं कार्यक्रम की जानकारी दर्शाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कार्यक्रम है वो जानकारी हमें क्या देती है? शिक्षक की शिक्षा के प्रति सजगता, कि शिक्षा है उसके प्रति शिक्षक है वो कितना सजग है, और आने वाली नई नई जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल करना जानता है या कर रहा है, ऐसा होना चाहिए। या शिक्षक की राजनीतिक चेतना दर्शाती है उसमें, या शिक्षक की व्यावसायिकता रुचि दिखाती है, या शिक्षक की धनोपार्जन क्षमता दिखाती है। तो राइट आंसर कौन सा होता है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कार्यक्रमों की जानकारी दर्शाती है शिक्षा, यानी शिक्षक की शिक्षा के प्रति सजगता। और शिक्षक को हमेशा सजग रहना चाहिए, उसे अपडेट रहना ही होगा पढ़ाने के लिए। जो वर्तमान में क्या चल रहा है, समाज में क्या हो रहा है, कौन सी बुराइयां हैं जो उस समय बच्चों को गलत रास्ते पे लेके जाती है, उन सभी के प्रति टीचर को क्या रहना है? सजग रहना है। जब भी इस तरह का सजगता शब्द आए तो समझ लेना आपका वो उत्तर सही होगा, क्योंकि आपके एक टॉपिक लगता है सजगता। सजगता का मतलब ही है कि जागरूक होना, यानी जागरूक टीचर किस लिए होगा और कैसे होगा,
ये इसमें बताया गया है। जागरूक होने के लिए हमें हर चीज का ज्ञान होना चाहिए, हमें करंट का ज्ञान होना चाहिए, हमें आधुनिकता में अंदर क्या चल रहा है उसका ज्ञान होना चाहिए, और बच्चे कैसे सीखते हैं और अभी नई नई टेक्निक आ रही है उसका प्रयोग हम कैसे करें, ये सीखते रहने का नाम ही है सजगता। और इन सभी के प्रति हमें या शिक्षक को क्या करना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कार्यक्रमों की जानकारी है वो भी हमें रखनी चाहिए और उनके प्रति भी हमें सजग रहना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, जन चेतना जागृत करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह जन चेतना यानी जनता में चेतना जागृत करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे। ए नंबर, जनमानस से बिल्कुल विमुख रहें यानी जनता से बिल्कुल अलग रहें, या जन चेतना पर लेख प्रकाशित करवाए, या जनता कैसे उनमें चेतना जागृत की जाए इसलिए हम लेख लिख के वो प्रकाशित करवाएं, या सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहें, या समाज की जो कार्यक्रम है उनके अंदर हम जाते रहें और ये देखते रहें कि कौन से समाज के अंदर क्या बुराइयां हैं उनको हम दूर कैसे करें, या इस हेतु जगह जगह व्याख्यान दें, इस हेतु जगह जगह व्याख्यान रखें या करें। तो कौन सा उत्तर है वो राइट आंसर है। हमें क्या करना है जन चेतना जागृत करने के लिए, तो इसका राइट आंसर है सामाजिक जो कार्य है उसमें हमें सक्रिय रहना है कि समाज में कौन सी बुराइयां चल रही है, समाज किस धारा की ओर बह रहा है या किस ओर जा रहा है, उसमें से कौन सा संशोधन जरूरी है, और हम उसके प्रति या समाज के प्रति या बच्चों के प्रति या बुराइयों के प्रति हम क्या कर सकते हैं कि उन्हें सही तरीके से या अच्छी सोच है वो विकसित करवा सके, उसके प्रति हमें सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहकर समाज में अच्छा कर सकते हैं, जन चेतना समाज में जागृत कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, समाज सेवा के प्रति अध्यापक को समाज सेवा के प्रति अध्यापक को धन जुटाना चाहिए, या बी नंबर सजग रहना चाहिए, या सी नंबर सक्रिय रहना चाहिए, या डी नंबर उदासीन रहना चाहिए। समाज सेवा के प्रति अध्यापक को क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? हमें क्या करना है, सक्रिय रहना है यानी सजग रहना है, वही है सक्रिय रहना है, सजग रहना है और हमेशा अपडेट रहना है। समाज सेवा के प्रति अध्यापक को हमेशा सक्रिय रहना है कि समाज की सेवा हम कैसे करते हैं, हम एक करनी भी चाहिए, और समाज में क्या बुराइयां उनको दूर करते हुए समाज के प्रति हमें जागृति पैदा करनी चाहिए और सक्रिय रहकर समाज सेवा जरूर करनी चाहिए। तो हमारा राइट आंसर है समाज सेवा के प्रति अध्यापक को क्या करना चाहिए, सक्रिय रहना चाहिए। सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, समायोजन की प्रक्रिया है यानी एडजस्टमेंट की प्रक्रिया क्या है, स्थिर है या गतिशील है या मानसिक है या स्थानापन्न है। एडजस्टमेंट क्या है, एडजस्टमेंट है ए नंबर स्थिर, बी नंबर गतिशील, सी नंबर मानसिक, डी नंबर स्थानापन्न। तो समायोजन की प्रक्रिया क्या है, समायोजन की प्रक्रिया एक मानसिक प्रक्रिया है, मन के द्वारा हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो समायोजन अपने आप हो जाता है। समायोजन की प्रक्रिया गतिशील प्रक्रिया है, स्थिर नहीं है और ये बदलती भी रहती है, लेकिन मेन इसका जो मुख्य उत्तर आना चाहिए वो क्या है, समायोजन की प्रक्रिया मानसिक है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। इस तरह से हमने जो टॉपिक हमारा बनता है उस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न किए, और उम्मीद करता हूं इन प्रश्नों को आप एक बार जैसे भी लाइव लेके उसके बाद में जब भी आप तैयारी करो एक बार उसको और देख लीजिए ताकि कोई भी प्रश्न है वो गलत ना हो। हमने इसमें पढ़ा अधिगम से संबंधित प्रश्न, और पढ़ा नेतृत्व से संबंधित प्रश्न, और पढ़ा सृजनात्मकता से संबंधित प्रश्न। इस तरह से हमने तीन जो टॉपिक आपके लगते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग उन तीन टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने किया। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।